हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं के फिजिक्स के प्रश्न बैंक के अध्याय 9 ठोसों के आंतरिक गुण का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है और अब बचे हुए प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं जो प्रश्न बचा हुआ था, जो छूट गया था, उन्हें हम करते हैं। पहला यहाँ प्रश्न पूछा है, जल और वायु में से अधिक प्रत्यास्थ कौन है? तो इन दोनों में से जो अधिक प्रत्यास्थ है वो है जल। जल अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? क्योंकि जल का जो संपीड़ितता होती है वो वायु की तुलना में कम होती है। जब संपीड़ितता कम होती है तो ये वायु की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है, क्योंकि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निर्भर करती है संपीड़ितता संपीड़ितता के। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो संपीड़ितता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिसकी संपीड़ितता ज़्यादा होती है वो कम प्रत्यास्थ होता है। तो इस कारण से यहाँ हमें लिखना है कि जल की संपीड़ितता वायु की तुलना में कम होती है। तो वायु की संपीड़ितता जो थी वो ज़्यादा थी, जल की संपीड़ितता कम है, इसलिए जो जल है वो अधिक प्रत्यास्थ है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है, पाइसन निष्पत्ति किसे कहते हैं? पाइसन निष्पत्ति की परिभाषा में लिखना है। परिभाषा इस प्रकार से है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पाइसन निष्पत्ति कहा जाता है और इसे अक्सर सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या है कि पाइसन निष्पत्ति किसे को बोलते हैं? तो पाइसन निष्पत्ति हमने देखा है कि अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पाइसन निष्पत्ति कहते हैं और इसे अक्सर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाइसन अनुपात या पाइसन निष्पत्ति का सूत्र बन जाता है अनुप्रस्थ विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति। और हमें ध्यान रखना है कि जो पाइसन निष्पत्ति है उसका सैद्धांतिक मान -1 से 0.5 होता है और व्यवहार में सभी पदार्थों के लिए इसका जो मान है वो 0 से 0.5 के बीच में होता है। पाइसन निष्पत्ति दो समान राशियों का अनुपात होता है, इस कारण से इसका न तो कोई मात्रक होता है और ना ही इसका कोई विमित सूत्र भी होता है। फिर अगला प्रश्न है, क्रेन में चेन या जंजीर को बदल बदल कर क्यों उपयोग किया जाता है? तो सिंपल सा रीजन है इसका, प्रत्यास्थता थकान जो दोष होता है उस प्रत्यास्थता थकान जो दोष होता है उस दोष को दूर करने के लिए क्रेन में जो चेन लगी होती है, जंजीर लगी होती है, उसको बदल बदल कर उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विद्युत पोल खोखले क्यों बनाए जाते हैं? ठोस भी तो बना सकते हैं, तो ठोस के बजाय खोखले बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? हमें लिखना है कि विद्युत पोल खोखले बनाए जाते हैं क्योंकि समान द्रव्यमान, समान लंबाई और समान पदार्थ का खोखला शाफ्ट जो रहता है वो ठोस शाफ्ट की तुलना में अधिक मजबूत होता है और यही कारण है जो चीज़ मजबूत होती है उसका यूज़ हम करते हैं। तो इसीलिए जो विद्युत पोल होते हैं वो खोखले बनाए जाते हैं, न कि ठोस बनाए जाते हैं। फिर है, एक तार की लंबाई काट कर आधी कर दी जाती है। लंबाई जो है वो काट कर कितनी कर दी गई है? आधी कर दी गई है। तो दिए गए तार के अंतर्गत जो भी बार दिया गया है उस बार के अंतर्गत लंबाई में वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो उसकी लंबाई है उस लंबाई में वृद्धि पहले की आधी रह जाएगी। अब ये किस प्रकार से आधी रहा है, तो इसका हम पूरा सॉल्यूशन जानते हैं। हमें पता है जो अनुदैर्ध्य विकृति के तहत जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है y, उसका फॉर्मूला होता है mgl बटे वाई आर स्क्वायर एल। एल ऊपर आया है तो हम बोल सकते हैं कि जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करती है, यानी कि उसकी अनुक्रमानुपाती होती है। तो एल हम क्या कर रहे हैं, इस एल को क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। जब एल को हम आधा कर रहे हैं तो वाई बराबर हो जाएगा एल बटा दो, या हम बोल सकते हैं वाई समानुपाती 1/2 एल। जो प्रारंभिक लंबाई थी उसकी कैसे हो गई है, आधी रह गई है। तो यही आपको आंसर यहाँ लिखना है कि इसकी जो लंबाई थी वृद्धि में पहले की तुलना में ये आधी रह जाएगी। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसी तार के यंग गुणांक का सूत्र स्थापित करना है या यंग मापांक का सूत्र आपको स्थापित करना है। तो स्थापित करने के लिए हमें एक मानना पड़ेगा कि एक माना हमने कि कोई एक तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई एल है। माना कि एक तार है
जो मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना भी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। माना कि किसी तार की प्रारंभिक लंबाई L है और उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और A का जो मान होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने जो तार माना है वो तार वृत्ताकार तार हमें लेना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगी, तार की त्रिज्या हो जाएगी ये। आर क्या हो गया, तार की त्रिज्या हो गई। फिर हमने माना कि जो तार है उस तार पर एम द्रव्यमान का हम कोई भार लटकाते हैं। तो तार पर एम द्रव्यमान का भार लटकाते हैं, तो उसकी लंबाई में एल वृद्धि हो जाती है। तो उसकी लंबाई में एल वृद्धि हो जाती। जब एल वृद्धि हो गई है तो हमें उसकी अंतिम लंबाई निकालनी है। तो उसकी जो टोटल लंबाई है, तो अंतिम लंबाई उसकी हो जाएगी एल प्लस एल, क्योंकि लंबाई जो पूर्वावस्था में थी उसमें क्या हो जाएगा कि जो लंबाई में वृद्धि थी वो एड हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि तार की लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई, तार की लंबाई में वृद्धि तो हो जाएगी एल प्लस एल माइनस एल, प्रारंभिक माइनस कर देंगे तो एल से एल कट गया। तो लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई, एल वृद्धि हो गई है। जब हमने यहाँ पर इस पर जो भार लगाया था, जो भार बल लगाया था, वो हो जाएगा यहाँ पर एफ बराबर एम जी। भार बल कितना हो जाएगा, भार बल हो जाएगा एम जी हो जाएगा। ध्यान रखें जो द्रव्यमान हम लिया है वो यहाँ पर कैपिटल एम लेते हैं, तो शुरू से स्टार्टिंग कैपिटल एम चलेगा और फाइनली एक ही एम आपको यहाँ पर यूज करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकाल लेते हैं। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल का जो सूत्र होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि एफ बटा ए। तो बल हमने लगाया है एम जी, बल हमने लगाया है एम जी, और क्षेत्रफल है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर अनुदैर्ध्य विकृति, क्योंकि इन दोनों के अनुपात को ही तार का यंग मापांक या यंग गुणांक बोला जाता है। तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर हो जाएगी लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में वृद्धि एल है और प्रारंभिक लंबाई एल है, तो समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यंग गुणांक हम निकालते हैं। तो यहाँ से यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। दोनों की वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दें समीकरण 1 और 2 से, तो ये होगा एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन होगा एल अपॉन एल। यहाँ पर से आप इसको उलट गुणित करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एल बटे स्मॉल एल। इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाई बराबर हो जाएगा एम जी एल बटे पाई आर स्क्वायर एल। तो इस प्रकार से जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, यंग मापांक होता है या यंग गुणांक होता है, उसका सूत्र ये हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है, y बराबर एम जी एल बटे पाई आर स्क्वायर एल। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, आयतन गुणांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। हमें आयतन गुणांक का व्यंजक ज्ञात करना। आयतन गुणांक का व्यंजक ज्ञात करने के लिए हम मानते हैं कि जो एक बर्तन है उस पर कोई गैस भरी हुई है। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि हमारे पास एक बर्तन है, इस बर्तन में ये पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पर गैस भरी हुई है।
प्रारंभ में जो गैस का आयतन है वो V है। प्रारंभ में जो गैस है उसका आयतन V है, और यहाँ पर हमने जो दाब लगाया उसका दाब जो है वो P है। अब हमें क्या करना है दाब में वृद्धि करना है। दाब बढ़ाते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा दाब इसमें बढ़ाया है। दाब बढ़ाया है मतलब इस पिस्टन को हमने दबाया है। तो जब पिस्टन को हमने दबाया है नीचे की ओर, तो यहाँ दाब जो है ये दाब P से बढ़कर P प्लस स्मॉल p हम लिख देते हैं। दाब हमने बढ़ाया है, तो जो गैस है उसके आयतन में कमी होगी। तो आयतन में कमी कितनी होगी, तो जो पहले V थी उसमें से स्मॉल v हम माइनस कर देते हैं। कैपिटल V में से हम स्मॉल v माइनस कर देते हैं। तो ये आपको यहाँ पर लिखना भी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। माना एक बर्तन में भरी गैस का आयतन V है। एक बर्तन में भरी गैस का आयतन कैपिटल V है, और प्रारंभिक दाब और प्रारंभिक जो दाब है इसका वो P है। ये हमने कैपिटल लिए है दोनों। गैस का दाब P प्लस स्मॉल p करते हैं, तो आयतन, तो जो गैस का आयतन है, तो जो गैस का आयतन है वो कैपिटल V माइनस स्मॉल b हो जाता है। B माइनस b हो जाता है। तब हम बोल सकते हैं हमें यहाँ पर अभिलंब प्रतिबल निकालना है। तब अभिलंब प्रतिबल होगा, अभिलंब प्रतिबल होगा प्रारंभिक आयतन में वृद्धि निकालनी है। अभिलंब प्रतिबल होता है दाब में वृद्धि, और दाब में वृद्धि कितनी होगी, तो अंतिम जो दाब हमने लगाया था वो लगाया था P प्लस P, और प्रारंभिक दाब था जो P, उसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जो दाब में वृद्धि आ जाएगी वो आ जाएगी स्मॉल p। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पर आयतन विकृति। क्या निकालते हैं, आयतन विकृति निकालते हैं। तो आयतन विकृति निकालने के लिए अंतिम जो आयतन था वो V माइनस स्मॉल v था, और प्रारंभिक जो आयतन था वो कैपिटल V था। तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो V से V कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो आयतन विकृति आई है वो आई है स्मॉल v बटे प्रारंभिक आयतन। तो प्रारंभिक आयतन यहाँ पर कैपिटल V था, तो यहाँ पर कैपिटल V चलता रहेगा, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ पर आयतन गुणांक निकालना है। तो आयतन गुणांक का सूत्र होता है आयतन गुणांक, या बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जिसका सूत्र होता है अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। आयतन विकृति समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, तो ये होगा P अपॉन माइनस में V बटा कैपिटल V। यहाँ से इसको आप सोल्व करेंगे। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो K बराबर, यहाँ पर आप उलट गुणित करेंगे तो ये होगा P बटा 1 इंटू कैपिटल V बटा V। माइनस है तो माइनस तो हम आगे लगा लेते हैं। तो K बराबर आपको यहाँ पर जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है उसका फॉर्मूला मिल जाएगा, K बराबर माइनस PV बटा स्मॉल v। तो ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी प्रत्यास्थ तार की एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। ध्यान रखना, हमें ज्ञात करना एकांक आयतन की। तो जहाँ पर भी आयतन की बात होगी वहाँ पर हम इसको एकांक मान लेंगे, एक मान लेंगे।
हमें पता है कि जब किसी तार को खींचते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है और यह कार्य तार में प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब ये हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि माना कि एक तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई, माना कि एक तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है, तो प्रारंभिक लंबाई हम कैपिटल एल मानते हैं। तो इसकी जो त्रिज्या है तार की, वो त्रिज्या यहाँ पे आर हमने मानी है। और इस पर बल एफ लगाते हैं तो यहाँ पर बल क्या लगाया हमने, बल यहाँ एफ लगाया है। तो उसका जो लंबाई हो गई है टोटल, तो उसकी जो कुल लंबाई है, कौन सी लंबाई है, कुल लंबाई है, तो वो कुल लंबाई हम मान लेते हैं एल प्लस एल हो जाती है। तो लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई, तो लंबाई में जो वृद्धि थी वो हो गई है एल, ये हो गई एल वृद्धि हो गई। तो अब हमें यहाँ पर इसमें कार्य निकालना है, क्या निकालना है, हमें यहाँ पर इसमें कार्य निकालना है। तो कार्य का सूत्र हम यहाँ लिखें, तो तार को खींचने में किया गया कार्य, तार को खींचने में किया गया कार्य, तो कार्य का सूत्र होता है औसत बल इंटू औसत बल इंटू लंबाई में वृद्धि, औसत बल इंटू लंबाई में वृद्धि। क्योंकि हम तार पर पहले तो कोई बल नहीं लगा रहे थे, तो शुरुआती उसका जो बल था वो शून्य था, लेकिन हमने बल लगाया तो एफ होगा, तो यहाँ पर दो बल लगे तो बटे दो हो जाएगा, तो ये औसत बल आ गया इंटू लंबाई में वृद्धि हो गई यहाँ पर स्मॉल एल। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर जीरो में एफ जोड़ा तो एफ बटा दो हो गया इंटू एल हमने कर दिया। तो इसको लिख सकते हैं हमेशा एक बटा दो एफ इंटू एल, एफ इंटू एल, क्योंकि हमें आयतन भी यहाँ लेके आना है। तो हम यहाँ पर क्या करें, इसमें ए से गुणा कर दें और ए से डिवाइड कर दें, क्या कर दें, ए से गुणा कर दें और ए से डिवाइड कर दें। साथ ही प्रारंभिक जो लंबाई थी वो भी हमें चाहिए, तो हम उसका भी इंटू कर देते हैं इसमें और उसका भी डिवाइडेशन यहाँ पर कर लेते हैं। अब जो ये हमें इतने सारे मान दिख रहे हैं तो हमें इनको सूत्र के रूप में जमाना है। अब सूत्र के रूप में कैसे जमाएंगे, तो देखिए आप ध्यान से, ये होता है एक बटा दो संख्यात्मक मान है, इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। बल और क्षेत्रफल, देखिए बल और क्षेत्रफल, अभी हाल हमने एक क्वेश्चन किया था, ये बल और जो प्रतिबल बल और जो क्षेत्रफल है प्रतिबल का सूत्र है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एफ बटा ए, क्या लिख दिया, एफ बटा ए। ये सूत्र बन गया, काय का बन गया, ये बन गया प्रतिबल का सूत्र। उसके बाद ए बटा एल सूत्र बन जाएगा हमारे पास एक और, ए बटा एल, एल कैपिटल है और ए उसका क्षेत्रफल है। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र बन गया हमारे पास विकृति का, और ऊपर एक और बचा है ए इंटू एल, यानी कि क्षेत्रफल, और एल यानी कि उसकी लंबाई। तो इन दोनों को गुणनफल जो है वो आयतन कहलाता है, तो हम इनको शाब्दिक रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक बटा दो इंटू, ये कहलाया है प्रतिबल, ये कहलाया है प्रतिबल कहलाया है, ए बटा एल ये कहलाया है विकृति, और ए एल और ये कहलाया है आयतन। क्या है इसका मान, ये आयतन है। जब हमने प्रश्न की शुरुआत की थी तो वहाँ पर हमें प्रश्न में बोला था कि एकांक आयतन आपको लेना है, क्या लेना है, एकांक आयतन आपको लेना है। तो चूंकि तार के एकांक आयतन पर किया गया कार्य, अतः तार के एकांक आयतन पर किया गया कार्य, तो जो कुल कार्य किया गया है W वो हो जाएगा एक बटा दो इंटू प्रतिबल, प्रतिबल ही लिया है हमने, विकृति में कोई चेंजेस नहीं किया है, खाली जो आयतन था वो एकांक लिया है, मतलब कि उसकी जगह आपको एक लिखना है। जब एक लिखेंगे तो जो आंसर है वो हमें प्राप्त होगा W बराबर एक बटा दो इंटू प्रतिबल इंटू विकृति। तो एकांक आयतन के लिए जो हमें कार्य करना पड़ा है वो करना पड़ा है
इस सूत्र के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर था वो हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया है।